May I come in, sir? Come in, please. Good evening, sir. Good evening, sir. Please be seated. Thank you, sir. गिरधारी, जी सर। पहले आप अपना परिचय बोर्ड को दें, जिसपे उसी आधार पे आपका साक्षात्कार आगे बढ़ाया जाएगा। सर मेरा नाम गिरधारी लाल मीणा है और मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन जो गांव में ली थी, उसके बाद मैं जयपुर आया। वहाँ मैंने यूजी और पीजी में मेरा वैकल्पिक विषय हिस्ट्री है। और सर मैंने यहाँ यूपीएससी में तैयारी की और मैं अभी आईआरएस में लास्ट ईयर सेलेक्टेड भी हुआ हूँ। और मेरी हॉबीज़ है बर्ड फीडिंग और विलेज टूरिज्म। ओके, तो अभी जॉब सर्च जारी है। नॉट सेटिस्फाइड विद आईआरएस? सर आईआरएस एक बहुत अच्छी जॉब है कि राष्ट्र निर्माण में सहायता करती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आईएएस में अधिक अच्छा कर पाऊँगा, क्योंकि जहाँ पृष्ठभूमि में आता हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि में, वहाँ मुझे पता है कि रियल में समस्याएं क्या क्या है। तो मैं वहाँ की समस्याओं को अच्छे से जानता हूँ और जो आईएएस में आके ब्रॉडर एक्सपेक्ट में चेंज ला सकता हूँ सर। इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे आईएएस में जाना चाहिए। क्या क्या भरा है आपने जॉब प्रेफरेंसेस में? सर पहले पे आईएएस है, दूसरे पे आईआरएस आईटी है। बस दो ही है? आईपीएस को नहीं चुना आपने? सर मैं उसके लिए टेक्निकली अनफिट हूँ सर। ओके, तो इसका मतलब आप आईआरएस मतलब कस्टम, अब जीएसटी जिसको हम कहें, उसमें हैं आप अभी? हाँ सर, अभी मैंने ज्वाइन किया, अभी यूएल पे हूँ सर। अच्छा, तो कई देखा गया कि फेसलेस होने के बाद आईटी को अब प्रेफर नहीं किया जा रहा है। कई लोग जो कस्टम और एक्साइज जो पहले था, जिसे हम अब जीएसटी और कस्टम कहें, तो उसको प्रेफर कर रहे हैं। आपने आईटी को क्यों, अभी आप आईटी में अपने आप को देखना चाहते हैं? अगर आईएएस जस्ट मान लीजिए नहीं हुआ, तो आपने प्रेफरेंस में आईआरएस आईटी क्यों रखा? सर मेरे लिए दोनों सर्विस सेम ही है। तो जब उस टाइम जब मैंने फिल किए थे प्रेफरेंस, तो मुझे लगता है कि अभी मैं कस्टम्स में हूँ और यदि आईटी में मुझे जाने का मौका मिलेगा तो मैं उधर भी जा सकता हूँ। तो मेरे लिए दोनों ऑप्शन रहे, इस वजह से मैंने भरा था। अच्छा, चूज करना जिसको होगा। लेकिन अब आप समझदार हो चुके हैं। मान लीजिए ऐसी कंडीशन आती है, आपको आईटी मिल गया, किसको चूज करेंगे और क्यों? सर मैं अभी कस्टम्स में जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं इधर 1 साल सीनियर हूँ, तो इसी सर्विस में आगे जारी रखना चाहूँगा। चलिए, अभी भारत के समक्ष आप देख रहे होंगे, खासकर टैक्सेशन पॉलिसी में सर बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन अगर हम टैक्सेशन पॉलिसी की बात करें, तो हमेशा जो है एक क्वेश्चन मार्क रहता है। मतलब ज़्यादा हो जाए, टैक्स रेट बढ़ा नहीं सकते, टैक्स नेट बढ़ नहीं रहा है। एक बड़ी अजीब सी स्थिति आ गई है कि हम आखिर फिर रेवेन्यू कैसे टैक्स के माध्यम से लें। तो कभी सोचा है इस विषय को कि क्या ऐसा किया जा सकता है टैक्स रिफॉर्म के उसमें, जिससे हमारा कलेक्शन बढ़े? मैं अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं, सर टैक्स कलेक्शन के अभी जो इस चल रहा है सिस्टम, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है कि जो अभी जो और लोग भी उनको दायरे में लाना चाहिए। जो अभी टैक्स इवेजन या टैक्स इवेजन कर रहे हैं, उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और जो भी प्रावधान है उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। साथ ही सर लोगों को जो जागरूक भी करना चाहिए, जैसे हॉनरिंग द हॉनेस्ट है कि आप टैक्स देना आपका एक दायित्व है, राष्ट्र निर्माण में आप सहायता करते हो। तो इस आधार पर भी लोगों को जागरूक करके इसमें शामिल करना चाहिए। मैं वही टैक्स नेट कैसे बढ़ाएंगे? आप कहे ना कि नए लोगों को शामिल करना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। किन लोगों को शामिल करना चाहिए? जैसे आप सेक्टर वाइज बता सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ किसको अभी हमें लिस्ट कर देना चाहिए। जी सर, अभी जो कई बिजनेसमैन हैं जो टैक्स जो सिस्टम्स में लूप होल्स है उनका फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको शामिल किया जाना चाहिए। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कई बड़े बड़े उद्योगपति इसका सहारा लेकर टैक्स इवेजन करते हैं। तो यदि हम इस क्षेत्र में कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाएँ कि यदि कोई इसको उल्लंघन करता है और जो जिनको छूट मिली उनको ही मिलनी चाहिए, कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए सर। एग्रीकल्चर को लेकर भी होता है। आपको पता होगा कि सीमांत कृषकों की बात छोड़िए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आय बहुत ज़्यादा है, उनके पास इतनी ज़मीन है, इतना प्रोडक्शन है कि वो करोड़पति हैं, लेकिन वो भी इससे छूट जाते हैं। और ये हमेशा एक डिबेट रहा है कि क्या कृषि को आयकर में शामिल किया जाए या नहीं। इस पे आपका क्या मानना है? सर मेरे हिसाब से अभी कृषि उस स्थिति में नहीं है कि उसको आयकर में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको यदि शामिल करेंगे तो हमारे पास उस लेवल का डाटा नहीं है कि प्रोडक्शन कितना होता है, रियल इनकम कितनी होती है। तो हमें प्रयास ये किया जाना चाहिए, जो बड़े किसान हैं यदि वो टैक्स इवेजन या टैक्स से बचने के लिए खेती का सहारा लेते हैं, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन छोटे किसानों को तो अभी सर इससे दूर रखना चाहिए। तो बड़े किसान कैसे? अभी तो बड़े किसान भी नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए उसके लिए क्या ऐसा पॉलिसी हो सकता है? आपने जो बात कही
उन किसानों को, ऑब्वियसली सीमांत को हम कैसे ले पाएंगे? कोई ऐसा मैकेनिज्म कभी सोचा है आपने? क्योंकि ये बहुत दिनों की डिबेट है, 10 साल से ऊपर से ये चल रहा है कि कुछ लोगों को लाना चाहिए खेती के साथ। सर इसमें गवर्नमेंट्स और जो सोसाइटी दोनों मिलकर काम करें। यदि कुछ बड़े किसान हैं वो भी आगे आकर इसमें सहयोग करें तो ये पॉलिसी ज़्यादा सफल रहेगी सर। गुड। अच्छा, अभी एक मेजर चेंज करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया इम्पॉर्टेंट जो है पोर्टफोलियो खोला, और एक होम मिनिस्टर जो बड़े प्रभावी अभी राजनीति में हैं, उन्होंने उसका मंत्री पद संभाला। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कौन सा विभाग? सर अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कोऑपरेटिव। जी सर। कोऑपरेटिव किसका सब्जेक्ट है? सर कोऑपरेटिव समवर्ती सूची का विषय है सर। और पहले ये राज्य सब देखता था। कोऑपरेटिव घोटाले बहुत हुए, कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा रहा। इसके बाद एक केंद्र में खोला गया, और बहुत सारी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दी अभी 2 दिन पहले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोऑपरेटिव जो है समवर्ती और स्टेट इसको देखता था, इतने बड़े सेंट्रल लेवल पर लाकर इसको देना, ये क्या विजन हो सकता है इसके? सर जो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनमें जो डेमोक्रेसी की बात है वो नहीं हो पाती, जो ग्रास रूट लेवल से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये मिनिस्ट्री बनने के बाद ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएगी और इंटरवेंशन किए जाएंगे कि लोगों को शामिल किया जाए, और जो हमारा है कि सोशल कैपिटल बनाई जाए आगे जाकर, वो इससे तैयार होगी। जैसे सर हमारे हेल्थ भी एक समवर्ती सूची का विषय है, उसमें भी केंद्र द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है कि लोगों तक प्रभावी रूप से स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच सके। तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट का डिसीजन अच्छा है, और जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कदम है। क्या ऐसा हो गया था कि ऐसी ज़रूरत पड़ी? आप जानते होंगे 97th अमेंडमेंट है ये। 97th अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेज आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक 9B धारा थी, उसको कैंसिल कर दिया, बोला नहीं ये नहीं होना चाहिए, बाकी चेंजेस सही हैं। तो इस वर्डिक्ट को जानते हैं आप, ऐसा क्यों किया गया? हाँ सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो प्रावधान लाया गया था वो आधे राज्यों की सहमति नहीं थी तब, तो ये प्रावधान मतलब संघीय विषयों को सूचित करता है। तो यदि आधे राज्य सहमति देंगे तो इसको प्रावधान को फिर लागू कर सकते हैं। अभी के लिए इसको वैलिड नहीं माना गया। ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ऐसे ही सरकार पे कभी कभी आरोप लगता है कि फासिस्ट है, और इस तरह से जो विषय जो कभी राज्य अपने तरीके से करता था, महाराष्ट्र अलग चलता था, गुजरात अलग चलता था, आंध्र अलग चलता था, उत्तर प्रदेश बिहार अलग चलता था, और कोऑपरेटिव को ही हम अगर दिमाग में रखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे जो है एक बार और सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का युग है? सर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को भी प्रॉपर राइट दिए गए हैं कि वो भी अपनी जो व्यवस्था है उसका संचालन अपने नियमों के अनुसार कर सकें, लेकिन कुछ जगह सेंट्रल और स्टेट में कॉम्बिनेशन होना जरूरी है कि जो पॉलिसी अच्छे से लागू हो सके। तो सर जैसे अभी स्टेट्स द्वारा नियम बनाए जाते थे कोऑपरेटिव में, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार होता था, लोगों को अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल पाता था। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये एफर्ट्स किए हैं, तो सर ये एफर्ट ठीक है। अच्छा, एक अभी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत दबाव में है, खासकर पॉलिटिकल प्रेशर में। आप महाराष्ट्र का केस आपने देखा होगा, कमिश्नर तक को बहुत उसमें करना पड़ा। आप मान लीजिए बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और अभी जिस पोस्ट पे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हैं, आपने एक बहुत बड़े उद्योगपति के यहाँ छापा मारा, और सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन उनके नेक्सस पॉलिटिशियन से बड़े शानदार हैं और बड़े रसूख वाले मंत्री हैं, ठीक। अब वो क्या कर रहे हैं कि आप पर, चूंकि आपने ये तो कर दिया, लेकिन मंत्री साहब बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा, तब भी आपने छापा मारा। आप जब आते हैं उस दिन तो आपको अप्रिशिएशन भी करते हैं, आपको मोमेंटो मिलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको अब पोस्टिंग से और आपके ऊपर कई तरह के ऐसे प्रेशर डाले जाते हैं, यहाँ तक कि आपको ट्रैप कराने की, किसी तरह से गलत तरीके से ट्रैप कराने की कोशिश की जाती है। आप समझ जाते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, और हो सकता है आपकी पोस्टिंग फिर बहुत ही ऐसी जगह कर दी जाए जहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं। अब आपका मोटिवेशन लेवल 0 होगा। आपने अच्छा काम किया है, और उसका वो क्या मिला कि आप कोई ऐसा काम देख रहे हैं जहाँ एक आदमी आपसे मिलने वाला नहीं है। ऐसे में ज़रूरत क्या थी? आपको मंत्री अगर उसके साथ कुछ डिप्लोमेसी करते, अच्छे पद पे रहते, अच्छा काम करते, सब जानते। आप तो लड़ गए, और लड़ने के बाद अब वहाँ कुछ करेंगे भी तो पता नहीं चलेगा। ऐसी सिचुएशन को कैसे आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में? सर कभी कभी होता है कि आपके इंटरेस्ट, मतलब जो सर्विस के इंटरेस्ट और जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो थोड़े अलग हो सकते हैं। तो मेरा प्रायोरिटी में यही रहेगा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा मिले, कि
जो सर्विस के अकॉर्डिंग जो मैंडेट है सर्विस का उसके अनुसार कार्य किया जाए और किसी दबाव में ना आकर मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए चाहे मुझे ट्रांसफ़र हो या डिवोल्यूशन जो भी चीज़ हो उसका सामना करना पड़े, लेकिन मैं जो सर्विस है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करूँगा और जो ईमानदारी का पूरी तरह से पालन करूँगा। लेकिन एक ऐसा नहीं लगता कि जिस पोस्ट पे आप अभी हैं वहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सब ओबलाइज्ड, आपके काम को इंडिया देख रहा है, लेकिन अगर आपने नाराज़गी कर दी, आपको ऐसी जगह भेज दिया जहाँ आपको केवल तनख्वाह मिल रही है और आपके उस एक्शन से, आपके उस रोल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आप फिर अपनी बातों को कैसे कर पाओगे? आप एक अच्छे ऑफिसर, ऐसे ब्यूरोक्रेट कैसे अपने आप को सिद्ध कर पाओगे? क्योंकि जिस जगह पे गए वहाँ तो कोई काम ही नहीं है। इससे बढ़िया हम कुछ और समझौता कर लें और अच्छी जगह बैठ के बेहतर काम करें। सर मेरी कोशिश तो यही रहेगी सर्विस में रहते हुए जो रूल बुक है उसके हिसाब से मैं अपने सीनियर्स को अवगत कराऊँ कि ये सिचुएशन है, लेकिन मैं जो भी रोल मिलेगा उसको अच्छी तरह से फॉलो करूँगा और जो भी उससे परिवर्तन ला सकूँ सोसाइटी में या जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कार्य करूँगा। ओके, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री। जी सर। ओके, जब हम अमेरिकन रेवोल्यूशन देखते हैं तो वहाँ एक जेंटलमैन रेजोल्यूशन पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और उस जेंटलमैन रेजोल्यूशन का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। ओके, आप जेंटलमैन रेजोल्यूशन हटा दो। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अमेरिका इंडिपेंडेंस होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, चूंकि ब्रिटिश कॉलोनी थी, और भारत भी क्या था? कॉलोनी था सर। क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बाद? सर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, जैसे वहाँ पे स्वतंत्रता और जो शक्तियों का पृथक्करण है और धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, राइट्स की बात होती है, तो उसको लेकर भारत में भी जागरूकता बढ़ती है और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो बनते हैं और लोग अपनी जो फ्रीडम्स है उसके प्रति जागरूक होता है कि अमेरिकियों ने एक संगठित होकर संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त की, तो हम भी इसके माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये आपने सुना है, ये इसी की उपज थी वो। थैंक यू सर। ओके, विद्रोह, आंदोलन और क्रांति, क्या फ़र्क है इन तीनों में? सर जो विद्रोह होता है किसी एक सिस्टम के प्रति नाराज़गी होती है, लेकिन उसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती कि आगे हमको क्या करना है। अभी इस सिस्टम के प्रति रोष है लेकिन तो वो उजागर होता है, लेकिन आगे क्या करना है इसके प्रति कोई फिक्स एजेंडा नहीं होता है। जबकि क्रांति एक सिस्टमेटिक ढंग से होती है, उसमें किस आधार पर कार्य करना है, आगे क्या होगा अपना लक्ष्य, वो सब फिक्स होता है। तो क्रांति और विद्रोह में सर फर्क होता है। और सर आंदोलन, सर क्रांति और विद्रोह के बीच की स्थिति होती है। आंदोलन में आपको कोई समस्या है तो आपको उसको लेकर आंदोलन करते हैं कि हमारी ये समस्याएं हल की जानी चाहिए, तो इस आधार पर आंदोलन भी सर क्रांति और विद्रोह के बीच की स्थिति होती है। अच्छा, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट भी रहा है। जी सर। प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? सर प्रेशर ग्रुप होते हैं जो सोशल या इकोनॉमी जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनके आधार पर अपने प्रेशर बनाते हैं, जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिकल जो कोई भी एक प्रेशर ग्रुप का नाम बताइए आप। सर जो भी स्टूडेंट्स यूनियन है जैसे, और जो भी ट्रेड यूनियन जैसे AITUC, वो भी प्रेशर ग्रुप्स है सर। और सर जो मूवमेंट है वो एक लोगों की पार्टिसिपेशन से चलता है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट शामिल होता है कि लॉन्ग टर्म में हमको ये अचीव करना है। जैसे RTI के लिए मूवमेंट चला था सर कि RTI हमें सूचना का अधिकार चाहिए। अच्छा, दोनों में ऑर्गेनाइज्ड कौन है? कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइज है या मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है? सर प्रेशर ग्रुप ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट फिक्स होते हैं कि हमें इनके लिए कार्य करना है, तो उसी उद्देश्य के आधार पर कार्य करते हैं सर। अच्छा, 2014 के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है, आप बता सकते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जी सर, पहला तो ये है कि जो पड़ोसी फर्स्ट की पॉलिसी थी उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और इनके साथ संबंधों पे बढ़ाने पे जोर दिया गया था। दूसरी बात सर जो हमारी सॉफ्ट पावर है शुरुआत से उसका और अधिक फोकस किया गया, जैसे हम अभी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन किया लोगों को और खाद्य सामग्री भी आवंटित की गई, और जो म्यांमार में संकट आया था रोहिंग्या संकट, उस टाइम पे भी हमने मदद की थी। तो ये एक मतलब नए ट्रेंड है। और साथ ही सर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रोएक्टिव हुई है 2014 से, कि हमने कुछ मामलों में डिसीजन लिए जैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन के मामले में कि हमें दोनों के साथ संबंध रखने हैं, और इजराइल भी जाएंगे हम फ़िलिस्तीन भी जाएंगे। अच्छा, आपने वैक्सीन की बात की और सॉफ्ट पावर की बात की। वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल पावर, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर। थैंक यू सर। अच्छा, अभी इंडिया कहा जा रहा है कि इंडिया जो है स्ट्रेटेजी चेंज किया है और इंडिया इज़ मूविंग फ्रॉम सॉफ्ट पावर टू हार्ड पावर।
क्या आपको लगता है? सर कुछ इंसिडेंट्स या कुछ घटनाएं हुई है कि हमें लगा कि हमारा नेशन जो हार्ड पावर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो हमारी मूलात है वो सॉफ्ट पावर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है। कैसे लगता है कि इंडिया का कुछ मूवमेंट जो हार्ड पावर की तरफ है? जैसे हमने पड़ोस जैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और जो मिजोरम और सॉरी सर, मिजोरम के म्यांमार की साइड पे जो इंसर्जेंट ग्रुप थे उनको भी म्यांमार सेना के साथ मिलकर उनके साथ सामना अच्छा, किया इन है। दोनों सर्जिकल स्ट्राइक में डिफरेंसेस क्या था? जी सर। इन दोनों जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, एक हमने म्यांमार में किया और दूसरा आपको पाकिस्तान में किया, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या थे? सर पाकिस्तान में किया जो वो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए वहाँ जो संगठन थे उन पे किया गया है, जबकि जो म्यांमार के साथ मिलकर किया गया जो उग्रवादी संगठन थे उन पे कंट्रोल करने के लिए सर ये सैन्य कार्रवाई की गई थी। यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोगों ने फॉरेन पॉलिसी को भी ऐड किया। जी सर। ओके, थैंक यू सर। आप इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट हैं, रहे हैं। जब हम जीडीपी में देखते हैं इंडिया का रैंक तो 8वीं या 9वीं पे पाते हैं, और जब हम पीपीपी पे देखते हैं तो हम 3rd पे पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सर पीपीपी में हम परचेजिंग पावर जो पैरिटी है उसके आधार पर जीडीपी को नापते हैं कि जैसे $100 से हम कितनी वस्तुएं भारत में खरीद सकते हैं और कितनी अमेरिका में खरीद सकते हैं। तो सर हमारे यहाँ अमेरिका की तुलना में इस वजह से अमेरिका और जो बाकी कंट्रीज़ है उसकी तुलना में इस वजह से थोड़ी जीडीपी हम 3rd नंबर पे आ जाते हैं सर। ओके, मुद्रा का अवमूल्यन और मुद्रा में गिरावट, इसमें क्या फ़र्क है? सर मुद्रा का अवमूल्यन होता है कि आप किसी कंट्रीज है उसके रेस्पेक्ट में आपकी मुद्रा कम होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे लेकिन सर ये सेंटर बैंक या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरवेंशन के माध्यम से होता है, जबकि मुद्रा की गिरावट एक ओपन फ्री मार्केट एक्टिविटी है जो आपकी या तो ट्रेड या जो मनी सप्लाई है उसके आधार पर डिटरमाइन होती है। अच्छा, एक डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या होता है? और इसका बहुत बार यूज़ किया गया है, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले भी किया गया। सर कई कंट्री द्वारा जैसे इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करने के लिए ऐसी पॉलिसी लाई जाती है कि अपनी जो एक्सचेंज रेट है, अपनी जो वैल्यूज है मुद्रा की, उसको परिवर्तित किया जाता है कि दूसरे देशों पे दबाव बनाया जाए। कैसे कैसे परिवर्तित करते हैं? सर जैसे मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं तो अपनी मुद्रा कम हो जाती है सर। लास्ट क्वेश्चन, आपने विलेज टूरिज्म की बात की, आपका हॉबी है, ये क्या होता है? विलेज टूरिज्म में क्या होता है? और ये मेडिकल टूरिज्म से, क्योंकि केरला में भी विलेज बहुत सारे हैं, और ये मेडिकल टूरिज्म से कैसे डिफरेंट है ये? सर विलेज टूरिज्म होता है कि आप किसी विलेज में जाते हो, वहाँ के जो कला है, आर्ट है और जो लोगों की जीवन शैली है उसको देखते हो, उसको जीते हो और वहाँ से कुछ सीखते हो, ये विलेज टूरिज्म होता है। सर मेडिकल टूरिज्म होता है कि जैसे विदेश से या कोई और जगह से जहाँ मेडिकल सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा महंगी हैं वहाँ से लोग इंडिया में आते हैं इलाज करवाने के लिए, तो ये मेडिकल टूरिज्म। लेकिन केरला में तो गांव में भी क्या है, बहुत सारी ऐसी जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल मेडिकल का जो भी उपचार करते हैं, वहाँ तो विलेज में भी होता है। हाँ सर, ज़्यादातर अभी इंडिया में जो सिटी लेवल पे होता है, लेकिन यदि हम पुरानी चिकित्सीय पद्धति है उनको बढ़ावा दें तो ये विलेज मेडिकल टूरिज्म है गाँवों तक भी फैल सकता है सर। चलिए सर, प्लीज़ सर। मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों में बात कर सकता हूँ। राइट, गिरधारी जी, टेल मी in last 3 years what are the key important policy decisions that government, the present regime has taken, which will have a bigger impact in days to come, in years to come, at a time when you become DM or whatever as an officer? What will be those 3 important decisions that government has taken which you think will have a larger impact on public? सर फर्स्ट तो ये जो अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बनाया गया है इसका लार्ज इम्पैक्ट होगा कि हमारे देश में जो ग्रास रूट लेवल पे कोऑपरेटिव उसको बढ़ावा मिलेगा और जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो भी अच्छे होंगे। दूसरा सर, जो अभी गवर्नमेंट द्वारा जो कोविड मैनेजमेंट के दौरान जो पॉलिसीज़ लाई गई थी जैसे गरीब कल्याण योजना, उसका भी सर लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट होगा और उनको जो आजीविका के लिए उनको जैसे खाद्यान्न भी दिया गया था और डीबीटी भी दिया गया था, उसके माध्यम से उसका भी इम्पैक्ट होगा सर। वो सर मैं तीसरा याद नहीं कर पा रहा। Okay. What is your take on national education policy? उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आपका क्या पर्सपेक्टिव है या इंसाइट? सर होलिस्टिक एजुकेशन देने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, उसमें जैसे
प्री स्कूल लेवल से एजुकेशन की बात की गई है। जैसे उसमें फॉर्मूला रखा गया 3+5+5+4। उस पॉलिसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या हैं, मतलब जो भी हैं, 2 3 4 व्हाटएवर? जी सर। पहली बात तो उसमें सर जो एजुकेशन है उसको होलिस्टिक रूप से बढ़ावा दिया गया है। दूसरी बात है कि सर जो स्कूल इंफ्रा की सुधार की बात की गई है, और जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन है, और जो ई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सकती है, उसकी भी इसमें बात की गई है। और सर तीसरी बात है कि जो हायर लेवल पे हमारी रिसर्च कम होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से उसमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फंड का एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च होती है और फिर ये पैंडेमिक आता है जो बहुत कुछ डिसरप्ट कर देता है जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस स्टाइल पे चल रहा था। और हमको लगता है कि इस डिसरप्शन का इम्पैक्ट अभी अगले 2-3 साल चलेगा। तब तक आप सोचिए बन गए एजुकेशन मिनिस्ट्री में समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। हाउ यू आर गोइंग टू ब्रिज दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो फ्रेमवर्क हैं प्लस जो डिसरप्शन फील्ड में हुआ है? What are the challenges you see and how will you try to solve those challenges? हाँ सर, पैंडेमिक की वजह से एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे मतलब चुनौतियाँ देखी गई है। तो जैसे पहली तो ये है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब विद्यार्थी है, उन तक एजुकेशन की जो पहुंच है वो कम हुई है, क्योंकि उन पास टेक्नोलॉजिकल जो लैपटॉप है या मोबाइल है वो नहीं है। दूसरी बात है सर, जो एजुकेशन है वो टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता था पहले वो कम हुआ है इसकी वजह से। तो सर हम जैसे ये एजुकेशन पॉलिसी है उसमें टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन के साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात की गई थी। तो हम इसी पॉलिसी को अच्छे से लागू करेंगे, और जो कमज़ोर लोग हैं कि गरीब लोग हैं उनको किसी गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से यहाँ और भी किसी जो पीपीपी माध्यम से उनको सुविधाएं देंगे कि लैपटॉप या मोबाइल मिल सके और वो भी एजुकेशन तक असेस कर सके सर। लैपटॉप और मोबाइल एक बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में कि वी दिस इज़ अ वेरी गुड इंटरवेंशन टू ब्रिंग स्टूडेंट्स, लर्निंग मॉडल बना रहे, कंटिन्यूटी बना रहे। बट इसका एज अ पॉलिसी मेकर हाउ विल यू एनालाइज कि व्हाट आर द अदर साइड ऑफ द पिक्चर विच इज़ नॉट वेरी गुड? उसको आप क्या 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 वो एस्पेक्ट हो सकता है कि विच सेज दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली? ऐसा कभी आपने एनालाइज किया है ऐसा कुछ? हाँ सर, इसके मतलब मिसयूज़ जैसे चाइल्ड एज में मिसयूज़ भी हो सकते हैं, तो हम सर इसके लिए प्रावधान कर सकते हैं। जैसे कई लैपटॉप में आते हैं चाइल्ड लॉक आता है, तो हम उसका रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कई जगह तक पहुँच को। हम उसको एजुकेशन जैसे उसी पर्पज़ के लिए उसका यूज़ करने के लिए उसको अवेलेबल करा सकते हैं। Safety of the technology that you will implement. What about the gender bias? India is a huge country. Maybe जब लैपटॉप और मोबाइल बेटा को दे दिया जाए, बेटी को दिया ही ना जाए। आस्क हर तो तुम किचन में काम करो, why you need मोबाइल और लैपटॉप? तो how will you going to address that aspect of it? सर इसके लिए पॉजिटिव रूप से कार्य करना होगा। कई बार हमारे कुछ सोसाइटी इंटरवेंशन आइडिया बताएं। आई नो पॉजिटिव तो सब लोग आप लोग होंगे, बट कुछ सॉल्यूशन बताइए 2-3 कुछ कि हाउ विल यू डू इट? सर ये एक सोसाइटी की समस्या है, तो इसके लिए तो हमें सोसाइटी के लेवल पे काम करना चाहिए कि हम वुमेन डेवलपमेंट मतलब उनके एम्पावरमेंट के लिए कार्य करें, उनको एक मतलब स्किल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन तक असेस हो, और जो उनको एक्स्ट्रा फंड दिया जा सके। जैसे कई स्कूलों में किया जाता है कि इस लड़कियों को स्कूटी या साइकिल दी जाती है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में आपके लिए सबसे क्लोज क्या होगा? व्हाट इज द नियरेस्ट टू योर हार्ट, जो आप दिल से करना चाहते हैं? मतलब समझ गए, सोशल वेलफेयर के लिए समथिंग दैट यू वांट टू टेक अप दिस इशू। सर जो मैं सबसे पहले वुमेंस के लिए करना चाहूँगा, उसमें भी जो चाइल्ड मैरिज होती है उसके लिए सर। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज। और ऐसा क्यों आप उसको, हैव यू एक्सपीरियंस दैट? सर हाँ, मैंने करीब से देखा है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों की गांव में जल्दी शादी हो जाती है, तो वो एजुकेशन असेस नहीं हो पाती और जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। अभी तो इंडिया में चाइल्ड मैरिज का क्या डेटा है? हैव यू, बिकॉज आप बोल रहे हैं कि वो क्लोज है आपके, तो यू मस्ट हैव रेड इट वेरी क्लोजली। तो क्या डेटा है, हाउ मेनी चाइल्ड मैरिज अभी भी होता है? सर जो इंडिया में चाइल्ड मैरिजेज होती है उसकी लगभग 70% बिहार और राजस्थान में होता है सर ज़्यादातर। तो राजस्थान में ये अभी भी प्रचलित है सर, क्योंकि ये ट्रेडिशनल चला आ रहा था।
तो इसको समाप्त करने के लिए हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन और सोसाइटी के लेवल पर कार्य करना है। कोई ऐसा इंटरवेंशन बताइए आपके स्टेट गवर्नमेंट का जो चाइल्ड मैरिज को कर्ब करने में सहायक हुआ हो। जी सर, वहाँ पे एक राजस्थान गवर्नमेंट ने मुखबिर योजना चलाई थी जी कि चाइल्ड मैरिज का कहीं आप देखते हो तो आपको रिपोर्ट करना है, उसके लिए आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और सर वहाँ पे मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना भी चलाई तो जा इस रही है। मुखबिर योजना का ड्रॉबैक क्या था? डोंट यू थिंक इट वाज आल्सो क्रिएटिंग एक्रिमोनी विद इन दैट सोसाइटी इटसेल्फ कि तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें देख लूँगा? हाँ सर, ग्राउंड लेवल पे ऐसा होता है कि आप इसने बताया तो कई बार लड़ाई भी हो जाती है। जी, तो लॉ एंड ऑर्डर का भी एक उसमें प्रॉब्लम हुआ है। तो हाउ यू आर गोइंग, डू यू सपोर्ट दैट पॉलिसी जो आपने बताया, और अगर आप हैं तो फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे? सर हमको एक चाइल्ड मैरिज रोकनी है, एक हमारे लिए ब्रॉडर टारगेट है, उसको रोकने के लिए हम लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सामना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना जरूरी कि वो चाइल्ड मैरिज करें ही नहीं। और कुछ जैसे टेक्नोलॉजिकल कि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सको तो पुलिस जल्दी से असेस कर सके और वो पहचान है वो गोपनीय रखी जा सके सर। अच्छा, आप जब आप शुरुआत हुई थी आपकी साक्षात्कार, उस वक्त बोला गया कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं आईएएस कर लूँगा, दिस इज़ व्हाट, एंड देन योर हॉबी इज़ बर्ड फीडिंग। उससे कनेक्टेड है ऑल दिस डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट। एक कहावत भी है, बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन अ बर्ड इन बुश। सो डोंट यू फॉलो दिस मैगजीन, क्योंकि बर्ड फीडिंग तो आपका हॉबी है। जी सर, लेकिन जो मेरे हाथ में बर्ड्स है वो रहेगा सर, लेकिन हाँ। मैं दूसरे को अचीव कर सकता हूँ भी, तो उसके लिए मैं ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू। गिरधारी जी, चूँकि आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछूंगा और 4 साल आपके जीएसटी के हुए हैं। इस 4 साल में 2 ऐसे डिसीजन हुए हैं, एक राज्य से जुड़ा हुआ है, उस राज्य का नाम है केरल, जिसने जीएसटी की जो व्यवस्था थी उसमें बड़ा बदलाव ला दिया। बताइए वो दोनों फैसले क्या थे और उसका असर क्या पड़ा है? सॉरी सर, मैं उसके बारे में पता नहीं है। ओके, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मैं एक था कि जीएसटी काउंसिल से तो आप वाकिफ़ हैं, उसमें एक सिस्टम है, वोटिंग का सिस्टम है, जिसमें वोटिंग का सिस्टम कहते हैं कि 2/3 स्टेट्स के पास होंगे, 1/3 सेंटर के पास होगा, और कोई डिसीजन जो होगा वो 3/4 मेजॉरिटी से होगा। एक डिसीजन हुआ है, अभी 1100 से ज़्यादा जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस हुए हैं, 43-44 बोर्ड काउंसिल मीटिंग में, एक ही फैसला था जिस पे वोटिंग हुई थी, सॉरी सर। लॉटरी के ऊपर जीएसटी लगाने का। ये केरल गवर्नमेंट का फैसला था, प्रपोजल था। और दूसरा जो था, केरल गवर्नमेंट को फ्लड सेस लगाने की परमिशन दी गई थी, जो किसी भी स्टेट को सेस लगाने का परमिशन नहीं था, और वो सेस 31 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, तो 2 साल के लिए। तो ये 2 डिसीजन थे। तो चूँकि आप उस डिपार्टमेंट से हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछूं। चूँकि अभी एक और मुद्दा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आओ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेट्रोल डीजल को डिबार नहीं करता है अल्कोहल की तरह, लेकिन फिर भी जीएसटी में नहीं लाया जा सका है। क्या प्रॉब्लम क्या है आपके हिसाब से, और इसको लाया जा सकता है तो इसका रास्ता क्या होगा, और नहीं लाया जा सकता है तो इसकी वजह क्या है? सर जो पेट्रोल और डीजल है स्टेट की इनकम का मुख्य सोर्स होता है, तो स्टेट्स को लगता है कि यदि ये जीएसटी में आएंगे तो हमारी इनकम इफेक्ट होगी, इस वजह से वो इनका विरोध करते हैं। सर अभी मुझे लगता है कि जो अभी पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है वो बहुत बढ़ रही है, तो आम जनता की इसको ध्यान में रखते हुए इनको जीएसटी में लाना चाहिए। इसके लिए से हमें जो स्टेट्स है उनके साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सर एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है, तो जब स्टेट सहमति देंगे तब इसको लाया जा सकेगा सर। कोई टेक्निकल इशू आपको लगता है इसमें इन्वॉल्व है पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए? सॉरी सर। कोई बात नहीं। एक कस्टम में, चूँकि आप कस्टम में जुड़े हुए हैं, फेसलेस असेसमेंट इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तमाम पोर्ट्स पे भी फेसलेस शुरू हो गया। क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम कस्टम में जिस तरीके से आप देखते हैं कि रिस्की और नॉन रिस्की प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, उसमें ये फेसलेस असेसमेंट काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, और ये आगे चल करके स्मगलिंग या जो रिस्की प्रोडक्ट्स हैं इनका इंपोर्ट को बढ़ाने में कहीं ना कहीं से एक रोल प्ले कर सकता है? सर फेसलेस असेसमेंट तो ज़रूरी है, जैसे अभी इनकम टैक्स में किया जा रहा है और जो कस्टम्स में है उनमें भी इसका चालू हो गया है, जैसे कोई आइस डेस है और जो भी ऐप है उनके माध्यम से इसको किया जा रहा है। तो सर इसके माध्यम से कस्टम क्लियरेंस जल्दी होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसकी सुविधा भी बेहतर होगी, तो हम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं उसमें सुधार होगा सर। तो सर ये ज़रूरी है सर।
लेकिन रिस्की प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को आपको नहीं लगता है कि आपके लिए जब कंसाइनमेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसलेस पे क्लियर करते जाएंगे तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें आपसे छूट जाए? एज अ कस्टम ऑफिसर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर इसके लिए कोई जो रिस्की प्रोडक्ट्स है उनकी लिस्ट हो, कि उनके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था हो, कि उनके लिए जैसे मैनुअली रूप से उनको चेक किया जाए कि इसमें रिस्क कितनी बड़ी है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या यूज हो सकता है इसका, तो उसी आधार पर कोई प्रोविज़न हो सर इसका। ओके, जीएसटी में एक बड़ी शिकायत है कि आपके पास रेट बहुत हैं, 0.25, 1.5, 3%, 5, 12, 18, 28, उसके ऊपर सेस भी है। आइडियली हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें कम से कम रेट हो। हिंदुस्तान में जीएसटी का जो स्वरूप है उसमें रेट को कम से कम किया जा सके, इसके लिए आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा? सर जीएसटी रेट की बात करें तो जैसे वर्ल्ड लेवल पर भी कई कंट्रीज़ में 2 या 3 जीएसटी रेट्स है, जैसे न्यूजीलैंड में भी है। तो हम कई एक जीएसटी रेट तो तय नहीं कर सकते, लेकिन हमें जैसे कई वस्तुएं हैं उन पे जीएसटी रेट कम या थोड़ी बहुत बढ़ा के उनको, जैसे अभी 5% की वस्तु है या तो उसको 0 में लाएं या 12, कोई यदि ज़्यादा विलासिता की वस्तु है तो उसको 12 में ले जा सकते हैं। तो सर हम रेट को कम कर सकते हैं, जैसे 5, 12 को हटा के 18 कर सकते हैं, 5, 18, 3 रेट कर सकते हैं सर। ज़्यादा कम रेट करेंगे तो सर जो बर्डन है वो उपभोक्ता पे ज़्यादा आएगा, क्योंकि यदि वो 5% देना के इच्छुक है, मतलब 5% देना ज़रूरी होगा उनके लिए, वहाँ उनको 12 देना पड़ेगा, तो उन पे बर्डन ज़्यादा आएगा सर। तो मेरे हिसाब से जो रेट्स है उनको युक्तिसंगत बनाना ज़रूरी है, लेकिन किसी एक रेट में तब्दील नहीं किया जा सकता सर। जीएसटी में कंसेप्ट है आरएनआर का। ये कंसेप्ट किसने पहली बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आपके हिसाब से ये क्या है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं। ओके, कोई बात नहीं। एक मुद्दा इनकम टैक्स से अगर मैं जुड़ा हुआ आपसे बात करूं कि इनकम टैक्स में हम लोग हमेशा कहते हैं कि 7 करोड़ से ज़्यादा लोग रिटर्न फाइल करने लगे, लेकिन हम प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि 1.5 करोड़ लोग ही हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। तो ये दोनों के बीच अंतर क्यों है? सर रिटर्न फाइलिंग आपके लिए मतलब स्वैच्छिक है। कई बार जो मतलब जो टैक्स व्यवस्था है उसमें छूट दी गई है, जैसे वृद्ध लोगों को छूट दी गई है और जो स्टार्टअप्स है उनको छूट दी गई है, लेकिन उनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। तो इन दोनों में मिसमैच इस वजह से होता है। आप अगर एक स्पोक्स पर्सन हैं, इन नंबर को एक्सप्लेन करना हो कि 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 1.5 करोड़ लोग कर रहे हैं, आप ऐसा कौन सा पंच लाइन यूज़ करेंगे जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि 7 करोड़ का मतलब ये है और 1.5 करोड़ का मतलब ये है? जैसे सर एक पंच लाइन हो सकती है कि जो 7 करोड़ है वो टैक्स के लिए योग्य, मतलब वो दायरे में आते हैं, जबकि 1.5 करोड़ है उनके लिए देना ज़रूरी है। इस टाइप से कुछ पंच लाइन हो सकती आप ये भी कह सकते हैं कि हर रिटर्न फाइल करने वाला टैक्स पेयर नहीं होता, कह सकते हैं आप? है। जी सर, थैंक यू। चलिए, एक आपका बड़ा इंटरेस्टिंग हॉबी है विलेज टूरिज़्म का, और विलेज टूरिज़्म में सिक्किम का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। आप बता सकते हैं वो एग्जाम्पल क्या है? सर जो वो मेन एक गांव का नाम है वो अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन सर वहाँ पे होम स्टे की सुविधा मिलती है, और जो लोग हैं वहाँ की कल्चर है, जैसे इको टूरिज्म है, उसके लोग वहाँ जाके उसको देखते हैं, तो इस वजह से वो फेमस ज़्यादा है। और विलेज टूरिज़्म के लिए एक अगर आप 3 स्टेट मुझे बता सके जहाँ पे विलेज टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया गया है, और वो किस तरीके का किया गया है, उसकी जानकारी आपके पास है? सर पहली बात तो राजस्थान में किया जा रहा है। जैसे राजस्थान में विलेज टूरिज्म, जो टूरिस्ट आते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए असिस्टेंट फोर्स बनाई जा रही है, और एक वैन की सुविधा भी दी जाएगी उनको जाने के लिए, और एक ऐप बनाया गया कि उनको ट्रैक कर सके कि उन पे कोई मतलब उनके साथ कोई दुर्घटना या कुछ नहीं हुई है। राजस्थान द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और सर जो उत्तराखंड है वहाँ पे विलेज टूरिज्म के लिए मतलब जो वॉलंटरी रूप से कार्य किया जा रहा है। जैसे रेथल गाँव है वहाँ का, एक वहाँ के जो युवा है उनके द्वारा भी एक कमेटी बना के विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है सर। और जो सर केरल है वो इस मामले में बहुत आगे हैं, तो उन्होंने विलेज टूरिज्म के बहुत सारे मॉडल बनाए हैं, और जैसे तैरती हुई नाव है उस पर भी उन्होंने होटल बना के इसको आगे बढ़ा रहा है सर। ओके, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का करते हैं तो पहले हमेशा ये होता था कि इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर जो है वो ज़्यादा हुआ करता था, डायरेक्ट टैक्स का कम हुआ करता था। अब ऑलमोस्ट दोनों बराबर हो गए हैं। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? सर ये जीएसटी सिस्टम आया है तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो बहुत सारे लोग इसके दायरे में आए हैं।
कि उनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो गया है। और जो एविडेंस इवेजन होता था पहले, वो इससे रुका है कि एक डाटा था सर कि इसकी वजह से लगभग 150% जो टैक्स पेयर है वो बढ़े हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से जो इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है उनकी संख्या बढ़ी है सर, इस वजह से ये डाटा बढ़ा। और डायरेक्ट टैक्स वालों की, उनकी भी संख्या बढ़ी, तभी तो दोनों 50-50% पे आ गए। जी सर। जब विलेज से ही पूछता हूँ, ये स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट है, ये स्मार्ट विलेज किसे कहेंगे? क्योंकि आप तो घूमते रहे हैं, अभी गांव-गांव है, लेकिन भारत सरकार उसको स्मार्ट विलेज बनाना चाहती है। सर जनरली स्मार्ट विलेज की परिभाषा मानी जाती है जहाँ अच्छा इंफ्रा हो, लोग जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो। तो मेरे हिसाब से स्मार्ट विलेज होगा कि वहाँ पे स्मार्ट लोग हो, स्मार्ट इंफ्रा हो, जो इस प्रॉब्लम्स है उनका स्मार्ट सॉल्यूशन हो। स्मार्ट लोग वो होंगे जो कि उनमें सिविक सेंस अच्छा हो, कि जो भी कोई स्वच्छता की बात है, महिलाओं के अधिकारों की बात है, उनके लिए आगे आएँ, और जो इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ है उसकी संरक्षण करें और उसका अच्छे से यूज करें। तो एक स्मार्ट विलेज एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें लोग भी शामिल होते हैं और इंफ्रा डेवलपमेंट भी शामिल होता है। ये ऐसा नहीं लगता कि हम लोग स्मार्ट सिटी बहुत मेजर योजना के रूप में लाए, लेकिन अभी ग्राउंड रियलिटी पे बहुत स्मार्ट सिटी डेवलप नहीं हो पाई उस लेवल पे जो हम सोच रहे थे। अब स्मार्ट विलेज की बात करना, स्मार्ट विलेज के लिए फिर अलग से फंड और इकट्ठा करना, उस पर ध्यान देना, तो ये केवल किताबी है या कुछ काम भी हो रहा है? सर काम भी हो रहा है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है, रूरबन मिशन है, उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रा है उसका डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। और सर अभी ये हो रहा है कि जो वॉलंटरी रूप से कुछ लोग आगे आकर अपने कहीं ऐसा तो नहीं कि जब स्मार्ट विलेज हो जाएगा तो वो शहर जैसा ही हो जाएगा, फिर वो गांव कहाँ रह जाएगा? जब आप बता रहे हैं जितनी बात कि अगर हम इंफ्रा कर दें और बाकी सब चीज़ें कर दें तो शहर हो जाएगा, और फिर गांव नहीं रहेगा, तो फिर हमारा जो मूल है एक तरह से। सर गांव का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे सड़क ना हो, गरीबी हो। मतलब गांव जो आधुनिक गांव हो कि वहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी हो, लोग अच्छी जीवन शैली जिए, और जो मूल्य हैं, परंपरागत मूल्य हैं, वो बने रहें। ऐसा नहीं है कि जो शहरी में ज़्यादातर ये होता है कि व्यक्तिवाद ज़्यादा प्रभावी होता है, लेकिन गांव में जो मूल्य हैं, सामूहिकता के मूल्य हैं, कोई परस्पर। मॉडल आपको याद है, कोई मॉडल ऐसा जो विलेज को बेहतर बनाए और ये संस्कृतियाँ बची रहें? हाँ सर, राजस्थान का जो पहला जो देश का पहला स्मार्ट विलेज है धनोरा, जो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। एपीजे कलाम साहब ने भी कुछ मॉडल दिया था। जी सर, उन्होंने पूरा मॉडल दिया था, क्या नाम, फुल फॉर्म? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया नाम से था। ठीक है। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने ऑप्शनल भी लिया और एमए कर रहे हैं, और आपका ग्रेजुएशन में भी मेन सब्जेक्ट था। आपके राजस्थान में हिस्ट्री रीराइटिंग बहुत चर्चित है, और अभी पिछले हफ्ते एक बड़ा बदलाव हल्दी घाटी में किया गया। क्या किया गया हल्दी घाटी में, क्यों न्यूज़ में था? सर जो हल्दी घाटी पे वहाँ पे शिलालेख लगे हुए थे पुरातत्व विभाग के, उनमें पहले 21 जून तारीख थी कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून हुआ था, 21 जून को हुआ था, 21 जून 1576 को। और जो विजय था वो उनमें बताया गया थे अकबर विजय हुए थे, लेकिन अब उनको चेंज किया गया है। और जो एनसीईआरटी की बुक में है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था 18 जून को हुआ था, और उसमें विजय को लेकर अभी सर ये माना जाता है कि दोनों पक्ष ही, जैसे अकबर पीछे हट गए थे उस टाइम पे, और जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने बाद में दिवेर के युद्ध में संघर्ष करके जो अपना क्षेत्र था उसको वापस प्राप्त कर लिया था। तो उसमें महाराणा प्रताप को विजयी बनाने की बात। आपका क्या मानना है इन सारी चीज़ों को देखो? हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डिबेट्स, क्योंकि वो तो परसेप्शन है ना? तो आपको क्या लगता है, इस तरह बहुत सारे रीराइटिंग के एस्पेक्ट खुलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या लिखा जाना चाहिए? सर जो सच है वो लिखा जाना चाहिए। उस सच के लिए मैं जो साइंटिफिक एविडेंस है और जो भी पुरातत्व जो भी साइंटिफिक तौर पे हम रिसर्च कर सकें और जो भी कंक्लूजन निकले उसके आधार पर रीराइटिंग की जानी चाहिए, ना कि किसी पूर्वाग्रह या किसी विशेष आइडियोलॉजी के आधार पर रीराइटिंग नहीं होनी चाहिए सर। नहीं तो पहले जब इतने साल से हम लोग पढ़ते रहे कि अकबर जीते, अब मान लीजिए एविडेंसेज इस रूप में, हम कैसे मान लिए थे कि अकबर जीते थे? पहले भी तो साइंटिफिक वो नहीं था, और अब एक परसेप्शन चला है कि भाई जब उन्होंने जीत लिया है और बहुत तेज़ी से सर्वसहमति होती चली जा रही है, बाद में उन्होंने मेवाड़ का किला भी अपने पास रख लिया, तो अब ये चीज़ें कैसे हम चेंजेस कैसे लाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री तो बदलनी होगी। अच्छा चलिए, इसी से मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो हिस्ट्री है, खासकर अगर मेडाइवल टर्म में देखें तो सेंट्रल वो तुर्क मुगल के आसपास घूमी। जो लोकल हीरो, जो हमारा लोकल इतिहास था, हिस्ट्री थी, जो नायक थे, वो गायब हो गए लगभग, और नॉर्थ ईस्ट को तो पूरी तरह घुमा दिया गया। क्या आप 3 राजाओं के नाम बताएंगे नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट के किन्हीं 3 राजाओं का नाम? जी सर, जो नॉर्थ ईस्ट में अहोम साम्राज्य था
उसमें एक तो सेनापति थे बोरफुखान खान नाम से, और वहाँ के राजा थे नारायण नाम से सर, उन्होंने शासन किया था। और 3 बोला था ना। एक बड़े फेमस राजा भी रहे हैं जिन्होंने बड़ी विजय हासिल की थी, उनको भी नहीं पढ़ाया जाता, दुर्भाग्य देखिए। और उसका नाम जैसे अहोम, एक और कोई साम्राज्य का नाम बता सकते हैं अहोम के अलावा? अब मैं राजा नहीं, मैं साम्राज्य की बात कर रहा हूँ जो बड़ा फेमस रहा हो। सॉरी सर। ये हमारा इतिहास रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अगर सरकार ऐसा प्रयास कर रही है और सरकार क्या ऐसा माहौल बन रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या हम अब सही दिशा में हैं? क्योंकि आपके NSA साहब जो हैं उन्होंने भी कहा था कि हमारा जो इतिहास है वो विजेताओं द्वारा लिखा गया, और वो अप्रोच होगी क्योंकि हम लगातार ऐसी चीज़ों में होते आए। अब अगर मौका मिला है स्वतंत्र इतिहास लेखन का, तो इस अप्रोच के साथ हमें कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे इतिहास लेखन को आगे बढ़ाना चाहिए? सर जो इतिहास है वर्तमान के हिसाब से चेंज होता है कि नए साक्ष्य मिलते हैं, उसमें चेंज होता रहता है। तो हमें रीराइटिंग ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन रीराइटिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे जो अनसंग हीरोज़ थे उनको शामिल करना चाहिए, जैसे महिला हैं, दलित है, और जैसे क्षेत्रवाई देखें तो साउथ की हिस्ट्री कम पढ़ाई जाती है और नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, तो उसको शामिल किया जाना चाहिए। और हमारी हिस्ट्री में हेट और लव का जो इतिहास है सर वो भी नहीं है, तो हमें उसको भी शामिल करना चाहिए। और जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री राइटिंग है वो होनी चाहिए सर। अच्छा, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। जब हम भारत का मानचित्र देखते हैं तो भारत के मानचित्र में हमेशा एक पड़ोसी देश भी शामिल हो जाता है। बाकी दुनिया का कोई देश देखिए अपने पड़ोसी देश का अपने मैप में नहीं रखता, लेकिन भारत का मैप, कोई भी ऐसा मैप है जिसमें श्रीलंका ना हो? आप बनाते भी होंगे तो श्रीलंका को शामिल कर लेते हैं, ऐसा क्यों? और कहीं नहीं है। सर इसके पीछे वजह क्या है एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जो श्रीलंका का मैप बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो इंडिया का मैप अब पूरा हुआ है। हाँ, इसीलिए जानना है। ठीक, तो आप इतिहास में साम्राज्यवादी उससे तो नहीं है जैसे राजेंद्र चोल ने किया, और श्रीलंका को क्या भारत में मिलाना चाहते हैं आप? नहीं सर, श्रीलंका एक संप्रभु कंट्री है, तो उनके नियम के अनुसार शासित होता है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि श्रीलंका को भारत में मिलाया जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन जाते जाते आप मेरे को बताइए। बहुत सारे इश्यूज हैं जो देश में होने चाहिए, बिल और एक्ट आने चाहिए। जैसे कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात होती है, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है, जो देखने में बड़े विवादास्पद हैं। मेरा बस आंसर Y और N में दीजिएगा, यस और नो। मैं जानता हूँ बीच बचाव में सब जवाब है उसका, लेकिन अगर आपको स्टैंड लेना तो किस तरफ जाएंगे? क्या इस पे कानून बनना चाहिए? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।